हेलो एवरीवन, वेलकम टू ISCN एक्सप्लेन्स। और आज के वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे IIT जैम के नैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ओके, तो अब क्या होगा कि जैसे आप सभी को पता है कि अभी IIT जैम का एग्जाम नज़दीक आ रहा है, तो आई हैव थॉट ऑफ कि मैं एक सीरीज स्टार्ट करूं नैट क्वेश्चंस की। अभी मैंने पहले सोचा है, तो नैट क्वेश्चंस में क्या रहता है, बहुत सारे बच्चों ने मुझको मैसेज करके बोला कि दे आर unable to score well in NAT questions. So, like we want to know about how to approach the questions and all those things. तो इस वीडियो में मैं क्या करने वाला हूँ, मैं पहले तो 2025 का जो IIT जैम हुआ था उसके नैट के सेक्शन सी के मेनली 10 क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करूंगा आप सभी के सामने। और क्वेश्चंस को सॉल्व करने का अप्रोच ये रहेगा कि जैसे आप लोग एक टेस्ट के माहौल में क्वेश्चन सॉल्व करते हो, आप गेट कैलकुलेटर यूज करो, ठीक है, आप टाइमर लगा के करो, जैसे करो। तो मैं यहाँ पे टाइमर यूज करूंगा हर क्वेश्चन के लिए, ठीक है, और गेट कैलकुलेटर यूज करूंगा कैलकुलेशंस के लिए, ठीक है, हर चीज आपके सामने होगा। और दूसरा चीज कि मैं मेन चीज जिसपे मैं फोकस करता हूँ कि पेपर को कैसे फेजेस में अटेम्प्ट करें, तो मैं बोलता हूँ कि पेपर को 3 फेजेस में पहले बांट दो, ठीक है। तो स्टार्टिंग के फेज में क्या करो कि तुम्हारे पास 3 सेक्शंस हैं जिसमें MCQ, MSQ और नैट क्वेश्चंस तुमसे पूछे जा रहे हैं, राइट। तो अब मैं कहता हूँ कि पहले तुम फर्स्ट फेज में जब पेपर सॉल्व कर रहे हो तो यू सॉल्व द डायरेक्ट MCQs विच आर फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, उनको डायरेक्टली सॉल्व करो। फिर तुम MSQ पे जाओ, क्योंकि MSQ में बच्चों को थोड़ा कॉन्फिडेंस इसलिए आता है क्योंकि नेगेटिव नहीं होता मार्किंग। और MSQ सॉल्व करने के बाद फिर तुम नेट में एंटर करते हो। अब नेट में होता क्या है कि नेट में कुछ क्वेश्चंस बहुत लेंदी होते हैं स्टार्टिंग में, कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं एंड में। और बच्चे स्टार्टिंग के क्वेश्चन में इतना टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं सोचने में कि कैसे सॉल्व करेंगे, और उनका आधे से ज्यादा मतलब 10 मिनट ऐसे चले जाता है कभी कभी एक एक क्वेश्चन में, अगर वो मैथ्स के कर रहे हैं, किसी चीज के कर रहे हैं, फिगर आउट करने में कि कैसे सॉल्व करें। फिर वो बच्चे मतलब कि थोड़ा टाइम खराब कर देते हैं और एंड में आके वो प्रेशराइज हो जाते हैं। तो मैं बोलता हूँ कि पहले आप फर्स्ट फेज में अपने डायरेक्ट क्वेश्चन सारे कर लो हर सेक्शन से, जो कि मतलब इजी है आपको लग रहे हैं। उसके बाद यू मूव ऑन टू द सेकेंड फेज वेयर यू सॉल्व द क्वेश्चंस जो कि आपने रिव्यू के लिए मार्क करे थे, उनको आप लोग सॉल्व कर लो। उनको जब आप सॉल्व कर लोगे ना, तो उसके बाद आपको इतना कॉन्फिडेंस रहेगा कि मैंने जितना आता था उतना तो एटलीस्ट कर लिया, कोई रिग्रेट्स नहीं रहेंगे आपके पास, ठीक है। और उसके बाद फिर आप थोड़ा रिस्क भी ले सकते हो कि मतलब कौन से क्वेश्चन में आपको लग रहा है एक ऑप्शन एलिमिनेट करके ये वाला आंसर हो सकता है, तो वो चीज कर सकते हो। तो सेकंड फेज इज लाइक यू सॉल्व दोस क्वेश्चंस जो कि थोड़े लेंदी हैं एंड जिसमें थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा इन्वॉल्व है, उनको सेकंड फेज में करो। थर्ड फेज में यू डू दैट रिस्क थिंग एंड ऑल दोस थिंग्स कि तुम थोड़ा रिवीजन कर लो, थोड़ा कैलकुलेशन वेरीफाई कर लो और वो सब कर लो, ठीक है। तो आज के वीडियो का जो हमारा वो रहेगा पूरा एक ओवरव्यू, उसमें हम लोग सिर्फ नैट पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो नैट के क्वेश्चंस को ही हम 3 फेजेस में बांट के करेंगे। और दूसरा ये रहेगा कि एज आई एम doing this what you call as I'm solving the paper live in front of you. So मैं पहले तो पेपर सॉल्व करूंगा हर एक क्वेश्चन, ठीक है, फेजेस में। और दूसरा चीज मैं ये करूंगा कि व्हेन आई एम सॉल्विंग तो मैं उतना ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बट क्योंकि टाइमर में ऑन करके सॉल्व करूंगा। फिर उसके बाद आई विल व्हेन आई स्टॉप द टाइमर आई विल एक्सप्लेन द क्वेश्चन। मैं थोड़ा बैकग्राउंड नॉलेज भी आपको दूंगा उस क्वेश्चन का, बैकग्राउंड, थोड़ा इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको पता होनी चाहिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, बस वही डिस्कस होगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं लेक्चर को। सो एज यू नो, माय नेम इज दीपेश जोशी एंड आई एम एन इंटीग्रेटेड PhD स्कॉलर एट IISc बैंगलोर, एंड आई हैव क्वालिफाइड IIT JAM बायोटेक्नोलॉजी in the year 2023 with the AIR of 222. Okay, and I have also qualified other examinations for masters and PhD admission in India. Okay, and yeah, so this was about me, and let's start with the session then. So see, first I will tell you I have like from question 51 to question 60 I have all those questions, right? So अब पहले मैं बताता हूँ कैसे अप्रोच से क्वेश्चंस को करना है, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आया, you started. So the area bound by the curve y equal to sin x and the x-axis between x equal to 0 and x equal to 3 pi by 2 is। तो इस क्वेश्चन को पढ़ के पहले आपको, जब भी आप क्वेश्चन पढ़ो, आपको डायग्राम बनाना है कि क्वेश्चन में जो भी दिया है आप अपने रफ शीट में उसको उतार दो अच्छे से, उसको वहीं लिखो, ताकि आपको स्क्रीन की तरफ ना देखना पड़े दोबारा क्वेश्चन में देखने के लिए कि क्या दे रखा है। सब कुछ लिख दो जितना तुम डायग्राम में समराइज कर सकते हो, डू दैट थिंग, ओके। सो या, सो सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पे,
तो हमको ये समझ में आ रहा है इस क्वेश्चन से कि वी हैव ऑन द वाई एक्सिस वी हैव दिस साइन एक्स। ओके, साइन को हमें प्लॉट करना है एंड दिस इज अवर एक्स एक्सिस। प्लॉट कहाँ से कहाँ तक करना है, एक्स इज इक्वल टू जीरो से लेके एक्स इज इक्वल टू 3 पाई बाय 2 तक। तो 3 पाई बाय 2 किस इंटरवल्स में फॉल करेगा, पाई बाय 2 के इंटरवल्स में फॉल करेगा। तो मैं अगर यहाँ जीरो है तो यहाँ पाई बाय 2 लिख सकता हूँ, फिर मैं और पाई जोड़ दूंगा, पाई बाय 2 जोड़ दूंगा तो पाई बन जाएगा, फिर मैं और पाई बाय 2 जोड़ दूंगा तो 3 पाई बाय 2 बन जाएगा। राइट, तो ये बन जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे साइन का वो बनाना है। तो साइन का कर्व कैसा होता है गाइस, आपको पता है साइन जीरो का वैल्यू जीरो होता है, साइन 90 का जो वैल्यू होता है वो वन रहता है। ठीक है, तो अगर हम लोग ये वाली लाइन को y इक्वल टू वन पे बोल दें, ठीक है, और अगर हम यहाँ पे बोल दें इस लाइन को y इक्वल टू -1, ठीक है, तो अब हम अगर इसको प्लॉट करेंगे तो अब यहाँ पे साइन 180 आ गया। ओके, साइन 180 का वैल्यू जीरो होगा और उसके बाद साइन 270 विल अगेन बी -1। ओके, तो अगर आप इसको प्लॉट करने को आओगे तो ये आपका कुछ ऐसा प्लॉट बन जाएगा। करेक्ट, तो ये आपका साइन का प्लॉट बन गया है। अब हमसे वो एरिया अंडर द कर्व पूछ रहा है, तो मैंने इतना कर लिया, मैंने 1 मिनट 50 सेकंड लगा लिया। अब एरिया अंडर द कर्व मतलब मैं समझ रहा हूँ कि मुझसे ये इंटीग्रेशन करने को बोल रहा है। ठीक है, तो अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना होगा, कुछ लिमिट्स लगाने होंगे एंड देन आई विल बी गेटिंग द आंसर। तो ठीक है, इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। तो अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें पहले एरिया अंडर द कर्व करना होगा। एरिया अंडर द कर्व आपका होगा जीरो से लेके 3 पाई बाय 2 तक आपको इंटीग्रेट करना होगा, बट आई थिंक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, कैलकुलेशन आएगी। तो अभी मैं इसको पॉज करता हूँ, ठीक है, और मैं टाइम नोट कर रहा हूँ कितना टाइम मैंने लिया इसमें। तो 2 मिनट तो मुझे लग गया ऑलमोस्ट। ठीक है, 2 मिनट 30 सेकेंड्स इसका डायग्राम बना के क्वेश्चन समझने में, बट मुझे समझ आ गया कि मुझे सिर्फ इसका कैलकुलेशन पार्ट करना है। तो अभी ये थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या क्वेश्चन है। नंबर ऑफ 7 लेटर वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग स्टार्टिंग विथ, ओके, सो लेट्स सी, नंबर ऑफ 7 लेटर वर्ड्स with or without meaning starting with the letter B that can be formed using the letters of the word biology। so ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, जो कि मुझे ऐसे टाइप के क्वेश्चन से अगर आपने प्रैक्टिस करें तो आप इसको फर्स्ट फेज में अटेम्प्ट कर सकते हो। ज्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपने लिखना है बायोलॉजी। वो कह रहा है कि स्टार्टिंग लेटर बी से होना चाहिए, मतलब कि मैं बी को क्या कर दूंगा गाइस, फिक्स कर दूंगा। और अगर मैं बी को फिक्स करूंगा तो मुझे इन सबको अब अरेंज करना है। तो अगर मुझे इन सबको अरेंज करना है तो बेसिकली अरेंज करने के लिए आपके पास यहाँ पे 6 ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको आपको अरेंज करना है। तो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड वेज अगर हम परम्यूटेशन के नजरिए से देखें तो दैट विल बी 6 फैक्टोरियल। और यहाँ पे रेपिटेशन कितना हो रहा है, 2 बार हो रहा है ओ का। तो जो रेपिटेशन होता है वो डिनोमिनेटर में आके उसके फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाता है, दैट इज 2 फैक्टोरियल। ओके, तो इस तरीके से करेंगे, फिर इसको सॉल्व करना है मुझे। तो 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल का मतलब आप पीछे मल्टीप्लाई करते जाओ until you get 1। so and this will be 2 factorial, this will be 2 factorial and that will cancel out। so 6 5 is 30, 34 is 120, 120 into 3 360। so I'm getting the answer as 360। so this is how I solved this in 1 minute approximately, right। 1 मिनट में सॉल्व हो गया क्वेश्चन। तो ऐसा क्वेश्चन पहले फेज में करना है जो 1 मिनट में सॉल्व हो जाए, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन था। अब इसका कई बच्चों को थ्योरी नहीं पता होगा, तो थ्योरी में थोड़ा सा समझा सकता हूँ ताकि आपको हेल्प हो जाए। तो थ्योरी समझाने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ परम्यूटेशन क्या होता है। ठीक है, सो परम्यूटेशन बेसिकली आपको ये समझाता है कि आप कैसे चीज़ों को अरेंज कर सकते हो। ठीक है, अरेंजमेंट जब भी आपको किसी भी ऑब्जेक्ट का करना होगा, किसी भी लेटर का करना होगा, कुछ नंबर्स होंगे कि आपको बोलेंगे कि आपके पास 5 ये डिजिट्स हैं, इनसे आपको कितने टाइप के आप 5 डिजिट नंबर्स बना सकते हो, ऐसे टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे उसमें परम्यूटेशन यूज होगा। परम्यूटेशन का फॉर्मूला क्या होता है गाइस, एन पी आर इज इक्वल टू होता है एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, ये परम्यूटेशन का फॉर्मूला होता है। अब ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर सकते हो या फिर ये कॉन्सेप्ट और समझ सकते हो कि अगर कभी जिंदगी में 10p3 लिखा हुआ दिख जाए, ठीक है, तो इसका मतलब है कि पहले तो 10 लो जो नंबर है n की जगह पे, और उसको 3 बार रिवर्स में मल्टीप्लाई, मतलब कि 3 नंबर बैकवर्ड जो उसके आ रहे हैं उनसे मल्टीप्लाई कर दो। तो 10 इंटू 9 इंटू 8 कर दो, दिस विल बी योर 10p3। और सिमिलरली फिर और चीजें रहती हैं कि आप इसको देख सकते हो। इसके बाद फिर आपको जैसे मैं बोल दूं एग्जांपल देने के लिए कि आपके पास एक ये लेटर है, मतलब है आपके पास मंडे। ठीक है, ये वर्ड्स है। तो इस वर्ड में अब आपको मुझे बताना है कितने वेज में इसको अरेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे कितने ऑब्जेक्ट्स है, 1 2 3 4 5 6।
तो 6p6 मतलब कि 6 ऑब्जेक्ट्स को 6 तरीकों से अरेंज किया जा सकता है। दैट मीन्स इसका वैल्यू 1 आ जाता है। तो जब n और r इक्वल होते हैं तो वैल्यू इज ऑलवेज 1। ओके, तो ये चीज आप याद रख सकते हो फास्टर कैलकुलेशंस के लिए। अब अगर आपके पास मैं लेट से बोल दूं कि मुझे वॉवल सेपरेट करने हैं, तो अगर आपके वॉवल्स यहाँ पे क्या है, ए ई आई ओ यू वॉवल्स होते हैं, तो ओ और ए आपके वॉवल्स हैं। तो वॉवल्स एक तरफ हो गए और आपका एम एन डी वाई ये अलग हो गया, राइट। अब यहाँ पे जो सॉल्विंग होती है वो हम यूज करते हैं एक्सटर्नल इनटू इंटरनल परम्यूटेशन से। तो एक्सटर्नल मतलब अब कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, इस पूरे को वॉवल्स को मैं एक ऑब्जेक्ट काउंट करूंगा और इनको मैं 2 3 4 5 मतलब टोटल 5 ऑब्जेक्ट्स हो गए, राइट। तो 5 फैक्टोरियल आ जाएगा एक्सटर्नल के लिए। और इंटरनली वॉवल्स में कितने ऑब्जेक्ट हैं, उस पूरे सेट में कितने ग्रुप्स हैं, उसमें 2 ग्रुप्स हैं, ठीक है, ओ और ए। तो वहां से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 फैक्टोरियल से। तो इस तरीके से आप इन चीजों को सॉल्व कर सकते हो और ऐसा करके आप निकाल सकते हो कि आपको कैसे सॉल्व करना है अरेंजमेंट के क्वेश्चन। वैसे ही अगर आपको सॉल्व करना है कॉम्बिनेशंस, तो इसमें एक और टॉपिक आता है कॉम्बिनेशन का। तो वो क्या होता है, कॉम्बिनेशन इज ऑल अबाउट सिलेक्शन। मतलब आपको सिलेक्ट करने हैं ऑब्जेक्ट्स। तो अगर मैं बोलूँ कि आपके पास एक जार है, ठीक है, उस जार में मान लेते हैं कि मैं बोलूं मेरे पास रेड बॉल 4 है, ग्रीन बॉल 5 है और ब्लू बॉल मेरे पास 2 है, और मुझे 2 रेड और 2 ब्लू बॉल उसमें से सिलेक्ट करनी है, मुझे उसमें से उठानी है, ठीक है। तो अगर मुझे बॉल्स उसमें से उठानी होंगी तो मैं क्या करूंगा, मैं लगाऊंगा एनसीआर, दैट इज दिल्ली एनसीआर वाला एनसीआर नहीं, दैट इज एनसीआर, दैट इज एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो ये फॉर्मूला याद कर सकते हो, ठीक है। या फिर वैसा ही कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो कि अगर कहीं पे 10C3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा कि 10 को पहले तो पीछे की तरफ में मल्टीप्लाई करना है, 9 × 8 करना है, और डिवाइड में उसको जो आर का वैल्यू है उससे डिवाइड कर देना है, मतलब 3 फैक्टोरियल लिख देना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका कैलकुलेशन में आपको हेल्प करेगा। अब मुझे इसमें से 2 रेड और 2 ब्लू बॉल सिलेक्ट करनी है। तो मुझे एक बात, सिंपल सी बात बताओ, यहाँ पे कितनी टोटल रेड बॉल है, 4 रेड बॉल है। 4 रेड बॉल में से सिलेक्ट कितनी करनी, उठानी कितनी है, उठानी है 2। तो 4C2 इंटू 2 ब्लू बॉल चाहिए मुझे। ब्लू बॉल टोटल कितनी है, 2। उठानी कितनी है, 2। तो that becomes this value and then you can solve this and you can get your answer. So that is how you solve all these questions. यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट होता है कि अगर n और r इक्वल है तो ये 1 आ जाएगा। 1 कैसे आएगा आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। अभी मैं उतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ वरना फिर बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको लाइक मोटा मोटा बता दिया कि कॉम्बिनेशन में क्या यूज होता है लॉजिक, परम्यूटेशन में क्या लॉजिक यूज होता है, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं ये कैसे सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। ये क्योंकि इंपॉर्टेंट है तो ये चीज मैंने समझा दी। एंड 1 मिनट में क्वेश्चन हो गया था। अब देखते हैं आगे कोई क्वेश्चन करने लायक है फर्स्ट फेज में या नहीं। तो ये क्वेश्चन एक है 3 पार्टिकल्स वाला, ठीक है। तो क्वेश्चन देखने में मुझे थोड़ा सा लेंदी लग रहा है, ठीक है। तो क्योंकि इसमें थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ चुका है तो इसको अभी अपन स्किप करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और फिर आ रहा है इंसेक्ट वेइंग 5 ग्राम टेक्स ऑफ वर्टिकली, ओके, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 100 सेंटीमीटर विद स्पीड इग्नोरिंग द रेजिस्टेंस ड्यू टू द मैग्नेट। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा इजी है, फर्स्ट पेज में कर सकते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा बट डुएबल लग रहा है क्योंकि इसमें वैल्यूज दे रखी हैं। तो पहले सब कुछ लिख लेंगे गाइस। मास 5 ग्राम दे रखा है, 5 ग्राम क्या होता है, 5 × 10⁻³ सब कुछ एसआई यूनिट में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि क्वेश्चंस में जो वैल्यूज हैं वो एसआई यूनिट में है मोस्टली, ठीक है। मतलब फाइनल आंसर आपको चाहिए न्यूटन में, इसीलिए। तो डिस्टेंस कितना है, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर बोले तो 1 मीटर, ओके। तो मेरे पास डिस्टेंस आ गया, मेरे पास ये आ गया, और ये टेक ऑफ हो रहा है। जो इंसेक्ट है वो ऐसे मतलब कहीं खड़ा होगा किसी सपोर्ट पे, उससे टेक ऑफ हो रहा है। तो जब टेक ऑफ हो रहा है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, होगा कि नहीं होगा। और उसके बाद मुझे उसका वेलोसिटी बताना है, नहीं वेलोसिटी नहीं बताना है, उसका स्पीड हमें पता है कि किस स्पीड से टेक ऑफ हुआ, मतलब होने के बाद 4 मीटर पर सेकेंड है। और रेजिस्टेंस ड्यू टू एयर इग्नोर करना है। मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज नेट फोर्स एक्सर्टेड बाय द हाइंड लेग्स ड्यूरिंग द टेक ऑफ इज, ओके। तो अब इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन को ना थोड़ा सा फील करना पड़ेगा। पहले तो हम ऐसा हल्का सा आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ अभी, ठीक है, डायग्राम। तो मान लेते हैं कि अब मेरा ड्राइंग असल में बहुत बुरा है तो कोई हंसना मत, लेकिन लेट से उसके ये पैर हैं, ठीक है। अब ये सरफेस है, ये उसके पैर हैं, तो अब ये जो इसके पैर हैं, ठीक है। अब इसके पैरों ने
हाइंड लेग्स ने इसमें सरफेस के मतलब सरफेस के ऊपर फोर्स लगाया होगा और सरफेस ने उसके पैरों के ऊपर फोर्स लगाया होगा, तो एफ लेग ऊपर लगेगा, ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स लगता है एम जी वो नीचे लगेगा, और ओवरऑल ये दोनों फोर्सेस लगने के बाद ये जो पूरा ये कीड़ा है, ये कीड़ा ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो नेट फोर्स होगा एम ए। अब मुझे पहले एक्सेलरेशन पता करना है, तो मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकता हूँ, बिकॉज ये इक्वेशन बहुत मतलब ये वैल्यूज के हिसाब से थर्ड इक्वेशन यूज करना वुड बी बेटर, राइट। तो अगर मैं थर्ड इक्वेशन यूज करूँ, u का वैल्यू तो जीरो है, v का मुझे स्क्वायर करना है 16, और 2 इंटू एक्सेलरेशन निकालना है, ये 1 मीटर है, तो a का वैल्यू आ गया 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो, मैं बोल रहा हूँ कि एफ लेग जो लग रहा है उसको अपोज करेगा ग्रेविटी, और उसको अपोज करके आपके पास नेट फोर्स आएगा, आएगा कि नहीं आएगा गाइस, आएगा। तो अगर उसको अपोज करके नेट फोर्स आएगा तो आप क्या बोल सकते हो कि एफ लेग कितना होगा गाइस, वो होगा एम जी प्लस एफ नेट क्या होगा, इसका मास इंटू इसका एक्सेलरेशन दैट इज एम ए, और एम जी इज द वेट। तो एम जी कितना होगा 5 इंटू, ओके तो एम कॉमन ले लेते हैं, 5 × 10⁻³ अंदर करते हैं 9.8, हमें जी लेना है, तो कई बच्चे 10 लेके कर देंगे, फिर उनका आंसर थोड़ा रेंज से डिविएट हो जाता है, तो जो दे रखा है वहीं से सॉल्व करो। 9.8 प्लस ए कितना निकाले अपन 8, 8 9 हो गया आपका 17.8, ओके। अब मैं कैलकुलेटर यूज कर लेता हूँ, 17.8 इंटू 5, राइट, कितना आएगा 89 आ गया, ठीक है। 17.8 इंटू 5 आ गया 89, 89 और 10⁻³ तो 0.089 आ रहा है, तो 0.089। अब मुझसे 3 डेसिमल तक पूछा है तो मुझे यही आंसर लिखना है, इसको 0.09 मत लिख देना। 3 डेसिमल पूछा है, डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स पूछे, ये आंसर है। तो ये आ गया 3 मिनट में हुआ है ये, ठीक है क्वेश्चन, 3 मिनट 30 सेकेंड्स में। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन था और मैंने थोड़ा समझाया भी, साथ ही समझा दिया वैसे इसमें। मैं चाहता तो बस ऐसे इक्वेशन लिख के कर देता तो जल्दी हो जाता, बट ठीक है, इट्स फाइन। तो ये क्वेश्चन हमने फर्स्ट फेज के लिए कर लिया, ठीक है। आगे देखते हैं क्या कुछ और कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है, बफर सॉल्यूशन ऑफ अ पीएच composed of 0.1 molar acetic acid, 0.15 molar sodium acetate, change in pH of 1 liter buffer upon addition of 50 ml of, ओके। तो क्योंकि इसमें बेस ऐड हो रहा है ना, तो इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा अच्छा खासा और टाइम लग जाएगा। तो अभी मैंने बस क्या 14 सेकंड लगाया था, 14 सेकंड लगाया है, आगे देखेंगे इसको। ओके, केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है गाइस, इन अ रिएक्शन ए प्लस बी गिव राइज टू सी, द इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी एट 25 डिग्री सेल्सियस मेजर्ड, ए और बी का कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो बेसिकली ये रिएक्शन है, ए प्लस बी आपका सी बना रहा है, तो इस रिएक्शन का जो रेट होगा वो क्या होगा, रेट होगा के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, और हमें ये एक्सपोनेंट्स पता करना है क्या है, ठीक है, जो कि आपका ऑर्डर बता सकते हैं इनको ऐड करके। ओके, तो अभी के लिए एक्स और वाई मान लेता हूँ। अब इसमें थोड़ा ऑब्जर्वेशन करना होगा मुझे, मैं देख रहा हूँ कि अगर मैं ए का कॉन्सेंट्रेशन जो कि यहाँ पे दे रखा है, अगर मैं ए का कॉन्सेंट्रेशन डबल कर रहा हूँ, ठीक है, तो अगर ये मैं डबल कर रहा हूँ और बी का कॉन्सेंट्रेशन फिक्स रख रहा हूँ, ठीक है, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन 4 गुना तो बढ़ ही रहा है, 0.078 और 0.312, मतलब अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑलमोस्ट ही आ जाएगा, तो 4x टाइम्स बढ़ रहा है। तो मतलब कि जब ए डबल हो रहा है तो वो 2x टाइम्स बढ़ा रहा है सी का रेट ऑफ फॉर्मेशन, तो दैट मीन्स कि x का वैल्यू तो मुझे 2 लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब देखता हूँ कि अगर मेरा a कांस्टेंट है और मैं b डबल कर रहा हूँ तो ये भी डबल हो रहा है, मतलब डायरेक्ट रिलेशन है कि अगर b बढ़ेगा तो c भी उतने ही रेट से बढ़ेगा, मतलब डायरेक्टली डायरेक्ट रिलेशन है, तो 1 पावर पे डिपेंड करना चाहिए। तो y का वैल्यू 1 हो गया, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया गाइज, इसका ऑर्डर हो गया x प्लस वाई 2 + 1 3, तो ऑर्डर है 3। तो ये क्वेश्चन हमने 1 मिनट 30 सेकेंड्स में निपटा लिया। आगे बढ़ते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन बायो से है, अ cDNA mRNA, cDNA was synthesized from mRNA of a eukaryotic gene after cloning and sequence analysis, डबल स्टैंडर्ड cDNA ऑफ 614 बेस पेयर रिवील्ड 125 बेस पेयर का, ये है ये है ये है। तो अगर मैं डायग्राम बनाऊं यहाँ पे, अगर मैं एक डायग्राम बना दूं समझाने के लिए, तो डायग्राम में मैं क्या देख पा रहा हूँ कि अगर मेरा ये 5 प्राइम यूटीआर होता, ये मेरा ओपन रीडिंग फ्रेम है जो कि ट्रांसलेट हो रहा है, और यहाँ पे मेरा 3 प्राइम यूटीआर हो रहा है।
तो 5' UTR 125 बेस पेयर का है, क्वेश्चन में गिवन है। और आपका 120 बेस पेयर का 3' UTR है, ये क्वेश्चन में गिवन है। हम ओके, और CDNA का पूरा लेंथ है 614 बेस पेयर, पूरा लेंथ 614 है। तो क्या आप ORF निकाल सकते हो? ORF क्या होगा? ORF होगा 614 में से माइनस कर देंगे 120 प्लस 125, राइट? तो वो कितना आ जाएगा? इसको जब आप माइनस करोगे, ठीक है, 614 में से दिस, तो ये आपका आएगा अराउंड 614 माइनस 245। ओके, और 614 में से अगर 245 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 963। 369 बेस पेयर का आपका ORF आ गया। आप 369 बेस पेयर का ORF है, पर यहाँ पे एक स्टॉप कोडॉन होगा जो कि कोई बच्चे ड्रॉ नहीं करेंगे। स्टॉप कोडॉन में क्या सीन है? आपको स्टॉप कोडॉन याद करने का पता होगा, आ आग लगा, वो एक हम पढ़ते थे ना, आ आग लगा, ऐसा कुछ, ठीक है, ट्रिक है। ठीक है, तो मतलब इसका कोई काम नहीं है, वैसे ही बता रहा हूँ। तो स्टॉप कोडॉन का क्या है कि तो स्टॉप कोडॉन हमारा फाइनल पॉलीपेप्टाइड में प्रेजेंट नहीं होगा, क्योंकि स्टॉप कोडॉन्स डोंट कोड फॉर एनी पर्टिकुलर अमाइनो एसिड। तो इसका मतलब इसका 3 बेस पर मुझे इसमें से घटाना पड़ेगा, तो इसका 3 बेस पर जब मैं घटा दूंगा तो फाइनली आई विल हैव 366 बेस पेयर्स, राइट? और हमें अमाइनो एसिड्स बताने हैं, तो अमाइनो एसिड्स क्या होता है गाइस? अमाइनो एसिड बोले तो एक अमाइनो एसिड को कोड करता है कोडॉन, एक कोडॉन में 3 बेस पेयर होते हैं, तो 3 से अगर डिवाइड करूंगा तो नंबर ऑफ अमाइनो एसिड आ जाएंगे, जो कि आएगा 122 अमाइनो एसिड्स। तो 122 इसका आंसर होगा। ये क्वेश्चन भी 2 मिनट में निपटा लिया गया है। ठीक है, 2 मिनट में हो गया। तो ये हमने कर लिया। अब देखते हैं, a rare genetic disorder from homozygosity of a recessive allele occurs in, okay, assuming that disorder is not lethal, disorder does not affect success of reproduction, no new mutations are introduced in the population follow Hardy-Weinberg equilibrium, percentage of carriers in the population। ओ, ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है गाइस, तो 15 सेकंड पढ़ा है मैंने, उसके बाद देखेंगे इसको। फिर 59th क्वेश्चन आ गया है। 59th क्वेश्चन कह रहा है वेक्टर, ये थोड़ा रेस्ट्रिक्शन मैपिंग है तो मैं इस पे नहीं जाना चाहूंगा अभी, ला बाद में देखेंगे। लेंथ ऑफ द एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, सॉरी, इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड, द इनिशियल लेंथ ऑफ द क्यूब। ओके, हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा करा जा सकता है क्योंकि ये थोड़ा एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन के ऊपर है। तो अगर आपके पास कोई क्यूब है, ठीक है, उस क्यूब का अगर हम मान लें कि एक्स एज लेंथ है, ठीक है, और तो उस क्यूब का जो इंक्रीज हो रहा है ना, किससे, लेंथ जो है एच का वो इंक्रीज हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे dx/dt। वो हो रहा है 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, राइट? अब इनिशियल लेंथ ऑफ द क्यूब वाज 10, ओके, एंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्या होता है क्यूब का? 6x² हो जाएगा। तो अगर मैं ds/dt निकालूंगा, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 6 2 12, ओके, एक्स dx/dt। यहाँ पे dx/dt इसलिए हुआ क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है, ना कि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है। तो अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता तो dt टर्म नहीं होता। ठीक है, इतना आई होप आपको डिफरेंशिएशन आता है। तो अगर x का वैल्यू हम देखें कितना है, x का वैल्यू 10 है, इनिशियल लेंथ, तो ये आपका हो जाएगा 12 × 10, और dx/dt वॉज 25, तो ये हमारा हो जाएगा कितना? ये हमारा हो जाएगा कितना? ये हमारा हो जाएगा अराउंड 25 इंटू, ओके, सो ये हो जाएगा अराउंड 3000। ठीक है, 3000 सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स, तो दैट मीन्स 3000 इसका आंसर है। ये भी 1 मिनट 30 सेकेंड्स में हो गया। तो अभी तक मैंने फेज 1 पूरा कर लिया है। ठीक है, अब मैं यहाँ लिखूंगा आपको बताने के लिए सिर्फ कि फेज 1 मैंने कितने मिनट में करा और मैंने कितने क्वेश्चन सही कर लिए। ठीक है, तो एक हमने करा 1 मिनट 30 सेकेंड में, ठीक है, 1 मिनट 30 सेकेंड्स में करा, और हमने करा 2 मिनट में, तो 3 मिनट 30 सेकेंड्स, अराउंड 3 मिनट 30 सेकेंड्स। देन 4 मिनट, तो 5 मिनट मान लेते हैं इस क्वेश्चन के पूरा मिला के, 5 मिनट्स, और 8 मिनट 30 सेकेंड्स, okay, 8 minute 30 seconds, and this question in 1 minute 9 minute 30 seconds, and this question we spend some time, so I will not count for this, okay। ओके, तो ओवरऑल अगर मैं मानूं तो 10 मिनट में मतलब मैंने कर लिया। और कितने क्वेश्चन कर लिए 10 मिनट में मैंने? आप देखो, मैंने एक ये करा, दूसरा, तीसरा,
and I solved this one fourth, this one fifth, right? तो मैंने आधा नेट का पेपर 10 सवाल आते हैं, 50% पेपर 10 मिनट में सॉल्व कर लिया फेज वन में। तो 10 मिनट्स में 5 क्वेश्चंस, राइट? तो ये मेरा अभी तक का टाइम स्पैन है। आगे देखते हैं। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं जाऊंगा हार्ड क्वेश्चंस की तरफ थोड़ा, ठीक है, जो सेकंड फेज में मुझे करना है। तो लेट्स सी अब क्या करना चाहिए। तो वो करते हैं ना जिसका हम लोगों ने डायग्राम वगैरह बना रखा था, है ना? इसको कर लेते हैं। तो लेट्स सी। तो अब इस क्वेश्चन का हमको इंटीग्रेशन करना था। तो डायग्राम बना है तो मुझे पता है अब इसमें करना क्या है। तो मेरे को 0 से लेके 3 पाई बाय 2 तक इंटीग्रेट करना है, तो ताकि मुझे एरिया मिल जाए। तो 0 से लेके 3 पाई बाय 2 तक मैं इसको क्या करूंगा गाइस, इंटीग्रेट करूंगा। और जब मैं इंटीग्रेट भी कर रहा हूँ ना, तो इंटीग्रेशन करने में मैं किसका इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, वाई डी एक्स का कर रहा हूँ। तो वाई क्या है, साइन एक्स है, और साथ में डी एक्स है। ठीक है, ये इंटीग्रेट हो रहे हैं। अब जब ये इंटीग्रेट हो रहा है तो इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ, लिमिट को एक में रख सकता हूँ, 0 से कितना, 0 से पाई रखूंगा, एक रखूंगा पाई से 3 पाई बाय 2। तो 0 से पाई जब रखूंगा तो मैं देखूंगा कि एरिया पॉजिटिव वाला मैं काउंट कर रहा हूँ। तो जब मैं पॉजिटिव वाला एरिया काउंट कर रहा हूँ तो मैं क्या लिखूंगा, साइन एक्स जो होगा वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है, और dx होगा। और दूसरा चीज हम करेंगे इसको ब्रेक, कि 0 से लेके, सॉरी नॉट 0 होगा, अब होगा पाई से लेके 3 पाई बाय 2 तक इंटीग्रेशन। लेकिन अब जो एरिया है वो नेगेटिव है, तो अगर एरिया नेगेटिव है तो यहाँ माइनस बाय dx होगा, यानी कि माइनस साइन एक्स dx आएगा। अब थोड़ा अगले पेज में कर लेते हैं, जगह की कमी है। तो अगर हम देखें तो हमारा एरिया अंडर द कर्व क्या आएगा फाइनली। तो आपको पता होगा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है गाइस। साइन एक्स का अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे आपको माइनस कॉस एक्स मिलता है। और लिमिट्स क्या लगाई थी हमने, 0 से पाई। अगर हम माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो कॉस एक्स आता है, उसका रिवर्स होता है। तो ये आप याद कर लेना किसका डिफरेंशिएशन करके क्या आता है वो, क्योंकि आपसे यूज होगा बहुत जगह। तो पाई से 3 पाई बाय 2। अब हम क्या करेंगे, अब हम माइनस बाहर लेंगे, कॉस पाई माइनस कॉस 0 करेंगे, और हम कॉस 3 पाई बाय 2 माइनस कॉस पाई करेंगे, राइट? अब मुझे कुछ नहीं करना, कॉस 180 कितना होता है, -1। कॉस 0 कितना होता है, 1। तो -1 इज -2, तो माइनस ऑफ -2 प्लस कॉस 270 कितना होगा, कॉस 270 जीरो होगा। कॉस 180 इज -1, तो यहाँ पे माइनस माइनस वन यानी कि +1 ही हो गया। तो ओवरऑल दिस इज ऑल्सो प्लस, तो ओवरऑल आंसर 3 आ गया। तो मैंने ये कर लिया, इसका आंसर आया 3। कितने मिनट में सॉल्व हुआ, 2 मिनट और लग गया, 2 मिनट 14 सेकेंड। तो 2 मिनट 14 सेकेंड यहाँ लगा। तो टोटल इस क्वेश्चन के लिए मतलब मैंने 3 मिनट 40 सेकेंड्स मान लो, 3 मिनट 40 सेकेंड से मैंने ये वाला क्वेश्चन कर लिया है सेकेंड फेज में अपने, ठीक है। अब इसमें क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, आपको ये पता होना चाहिए कि आप कॉस का ये वैल्यूज निकालना, कॉस 180 क्या होता है, कॉस 0 क्या होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री का आप थोड़ा सा बेसिक्स पढ़ लेना, कि जो क्वाड्रेंट्स होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। और फिर उसमें एक ट्रिक पढ़ते थे हम आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, जिसमें कि यहाँ सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव है, यहाँ पे साइन वाले पॉजिटिव है, और साइन और आपका जो कोसीक है वो पॉजिटिव है, यहाँ टैन और कॉट है, और यहाँ कॉस और सेक है वो पॉजिटिव है। फिर उसके बाद डिपेंडिंग ऑन द एंगल ये 0 है, ये आपका 90 है, ये आपका 180 है, ये आपका 270 है, और फिर अगर आप वापस यहीं आ गए तो पूरा 360 आपने घूम लिया। तो बेस्ड ऑन दैट आपकी प्रॉपर्टीज रहते हैं, और इसके बेसिस पे आप वो निकाल सकते हो, ठीक है। और बाकी अगर किसी को इमेजिनेशन से समझनी है चीजें, तो इमेजिनेशन से ऐसे समझ लो कि यहाँ पे मान लो जो कोऑर्डिनेट है वो है cos x और sin x, ठीक है, इस तरीके से। तो अगर हम देखें ये वाला पार्ट, ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है ये आपका क्या है, यहाँ पे आपका वैल्यू कितना है, 3 पाई बाय 2 है, राइट? तो 3 पाई बाय 2 में जो वैल्यू होगा वो निकालने का तरीका मोस्टली ये रहता है कि कैसे आप कर सकते हो। तो जो ये वाला पार्ट होगा, ठीक है, यहाँ पे इधर आप देख सकते हो कि आपका एक्स एक्सिस जो है वो 0 है। तो अगर एक्स एक्सिस 0 है तो मतलब आपका जो cos x है, ठीक है, जो कि आपका सेंटर से वो था कोऑर्डिनेट, तो बेसिकली cos x का वैल्यू यहाँ पे आपका 0 है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको इमेजिन कर सकते हो मेनली, ओके। बस ये सब हैं चीजें, बट मेनली मैं बोलूंगा कि ये याद कर लेना जो रहता है, ठीक है।
तो ये हमने कर लिया है। अब देखते हैं कुछ और करने लायक। ओके, इस क्वेश्चन को अभी तक हमने छुआ नहीं है। इस क्वेश्चन को हमने पढ़ा है बस। और कितना बच गया, ये क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, ठीक है। 15 सेकंड दिया था पढ़ने में, क्वेश्चन समझ आ गया था कि हार्डी वेनबर इक्विलिब्रियम लगाना है, तो मतलब पी स्क्वायर प्लस टू पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर वाली कहानी है। अब यहाँ पे हमें रिसेसिव एलील के लिए दे रखा है उसका प्रोबेबिलिटी वगैरह सब चीजें, ठीक है। वो हमें कितना दे रखा है, अराउंड टू। सो वी कैन से क्यू स्क्वायर इज 2/10,000, राइट। सो अगर क्यू स्क्वायर हमारा 2/10,000 आ रहा है, तो हम क्यू का वैल्यू निकाल लेंगे। क्यू का वैल्यू होगा √2 अपॉन में 100। तो 1.414 अपॉन में 100, तो 0 पॉइंट कितना आएगा, 0.01414 आएगा, ठीक है। ये आपका ये आ गया, क्या बोले तो वैल्यू, ठीक है। अब जब ये वाला वैल्यू आ चुका है, तो हमें पता है कि P प्लस क्यू इक्वल टू 1 होता है हार्डी वेनबर इक्विलिब्रियम में, ठीक है। P आपका जो डोमिनेंट एलील है उसका फ्रीक्वेंसी, Q आपका रिसेसिव एलील का फ्रीक्वेंसी, दोनों सम हो जाते हैं 1 पे, ठीक है। अब क्योंकि वो दोनों 1 पे सम हो जाते हैं, तो आप P निकाल सकते हो 1 माइनस क्यू करके, तो आप करोगे 1 माइनस 0.01414। अब मेरे को माइनस करना होगा, ठीक है। अब मुझे चाहिए होगा कैलकुलेटर, तो 1 में से मैं माइनस करूंगा 0.0, कितना जीरो था उसमें, 0.01414 ना, 0.01414, तो कितना आ रहा है, 0.9858 आ रहा है, ठीक है। तो ठीक है, 0.9858 ले लेते हैं अभी के लिए, ठीक है। हाँ, तो अगर ये आ रहा है तो अब मुझे क्या चाहिए, तो कैरियर्स क्या होते हैं, कैरियर्स आपका ये वाला पॉपुलेशन है 2PQ वाला, ठीक है। अब लेकिन कॉन्सेप्ट समझो, ये जो 2PQ वाला पॉपुलेशन है ना, तो अगर मैं इसको निकालूंगा, तो मेनली क्या होगा, 2PQ में से भी जो पास करेगा आर एलील को वो 50% होगा, क्योंकि हमेशा ऐसे ही होता है। जैसे मैं बोलूँ कि मेल और फीमेल वाले केस में भी जब आप लोग पढ़ते हो XY इनहेरिटेंस, तो वहां पे भी ये सिनेरियो रहता है कि आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग अ मेल चाइल्ड दैट इज 50%। सो दैट इज द थिंग कि अगर आपको आर एलील स्पेसिफिकली पास करना है, तो दैट प्रोबेबिलिटी विल बी हाफ ऑफ द टोटल कैरियर्स। सो दैट मीन्स दैट इसका मुझे हाफ करना होगा। तो इसका हाफ कितना होगा, इसका हाफ होगा PQ। तो मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, तो 0.9858 को मैं 0.01414 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। लेकिन क्वेश्चन देखना, परसेंटेज पूछा है, कुछ लोग यहाँ पे से मल्टीप्लाई करके छोड़ देंगे, जिससे उनका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि राउंड ऑफ भी लिखा है तो सोचेंगे डेसिमल वाली बात हो रहा है, बट नहीं। तो 0.9858 को 0.01414 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय 0.01414, कितना आ गया, 0.0139। ओके, तो 0.0139 आ रहा है। तो ये मेरा कितना आ जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करके 1.39 के आसपास, 1.39 परसेंट आ जाएगा, राइट। हाँ, 100 से मल्टीप्लाई करके इतना आ जाएगा, तो ये भी मेरा ऐसा ही हो गया। 3 मिनट 20 सेकंड लगा मुझे इसको करने में, ठीक है। बट एक क्वेश्चन कर लिया हमने, और हम क्या कर सकते हैं गाइस, ये वाला क्वेश्चन, चलो इसको देखते हैं। ओके, अभी एक ये पीएच वाला कर सकते हैं क्या, हाँ पीएच वाला भी कर सकते हैं, और ये भी कर सकते हैं, ठीक है। पहले पीएच वाला देख लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो शुरू करते हैं। एक बफर है, ओके। उस बफर का कॉम्पोजिशन क्या है वो हमें दे रखा है, तो बफर का कॉम्पोजिशन हमारा है एसिटिक एसिड उसमें प्रेजेंट है, ठीक है। और उसमें हमारा 0.15 मोलर सोडियम एसिटेट प्रेजेंट है। तो अब मुझे जब भी एसिड और सॉल्ट दिखता है उस एसिड का, तो मेरे दिमाग में घंटी बजती है और मुझे याद आता है कि एक इक्वेशन होती है हेंडरसन हैसलबैच इक्वेशन, दैट इज पीएच इज इक्वल टू पीके प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। अब इस इक्वेशन का मैं यूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब मुझे क्या क्या गिवन है, तो 1 लीटर बफर है, ओके। ठीक है, तो अभी हमें यहाँ पे चेंज इन पीएच निकालना है, मतलब दो केस बनेंगे, एक होगा बिफोर वाला, बिफोर एडिशन ऑफ NaOH, एक होगा आफ्टर। तो मैं पीके निकाल लेता हूँ, पीके कैसे निकालूंगा, के ए दे रखा है एसिटिक एसिड का,
तो पीके क्या होता है? पीके होता है नेगेटिव log टू द बेस 10 ऑफ के ए, मतलब कि इसका नेगेटिव। ओके, तो इसका नेगेटिव लॉगरिथम, तो माइनस लॉग होगा 1.75 होगा, 10 की पावर -5 होगा। ठीक है, अब मैं जोड़ूंगा इसमें लॉग सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 0.15 मोलर, और एसिड का कॉन्सेंट्रेशन है 0.1 मोलर। तो अब जब मैं इसको करूंगा सॉल्व, तो इस वाले एक्सप्रेशन को जब भी आपको सॉल्व करना होता है ना, तो जो 10 का पावर होता है, और अगर वो नेगेटिव में है खासकर, पहले उसको यहाँ ले आओ, पॉजिटिव हो गया 5 माइनस। अब मैं करूंगा log 1.75, ये कैसे हुआ? log ए बी कितना होता है? log ए प्लस log बी होता है। अब सोच लो कैसे हुआ। ये जो 10 की पावर -5 है, ये इसका जब log लिया, तो ये वाला वैल्यू आना चाहिए था -5, लेकिन यहाँ ऑलरेडी माइनस था तो ये प्लस हो गया, और हमारे पास जो प्लस log 1.75 है, यहाँ माइनस था, ये माइनस हो गया। ठीक है, अब ये मुझे निकालना होगा, तो ये निकालने के लिए भी मैं क्या यूज करूंगा? कैलकुलेटर। अब इस कैलकुलेटर में क्या होता है, पहले मुझे 1.75 लिखना होगा, फिर मैं लॉग दबाऊंगा, तो 0.243 मेरे पास कुछ आएगा। तो 5 माइनस 0.243 प्लस ये आ गया कितना, यहाँ पे दो जीरो आया, यहाँ पे एक जीरो आया, तो ये कटा, तो ये 15/10 आ गया। 15/10, समझ रहे हो, मतलब 1.5। तो ये लॉग, एक सेकेंड, हाँ 1.5, तो log 1.5 आया। ठीक है, अब 5 में से 0.243 पहले माइनस कर देते हैं। 5 में से 0.243 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 4.75 आया। तो इसको कहीं लिख देता हूँ, यहाँ से कंटिन्यू है। 4.75 प्लस, अब log 1.5 जोड़ना है, तो log 1.5 कितना होता है? 1.5 लिखेंगे, log का बटन दबाएंगे, 0.17, तो 17 उसमें जुड़ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें मैं अगर ऐड करूंगा कितना, 4.75, तो 4.92 आ रहा है। ठीक है, तो ये कितना आ गया? इनिशियल पीएच 4.92, दिस वाज द बिफोर एडिशन ऑफ NaOH। अब लेकिन ये कह रहा है कि मैंने NaOH ऐड कर दिया, तो अब क्या होगा वो देखते हैं, जब NaOH ऐड कर देगा ये तो। हाँ, तो पहले हमारे पास था एसिटिक एसिड, कितना था? 0.1 मोलार, और हमारे पास था सोडियम एसीटेट, कितना था? 0.15 मोलार। अब ये बात समझो कि 1 लीटर था बफर, तो 1 लीटर बफर में जब मल्टीप्लाई होगा, तो इसका मतलब इसके जो मोल्स होंगे, दैट दिस विल बी 0.1 मोल्स एंड दिस विल बी 0.15 मोल्स। अब मैंने NaOH कितना ऐड करा? 50 ml ऐड करा है, 1 मोलर NaOH। तो इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब हो गया 50 ml कितना है, लीटर में करेंगे 50/1000, मतलब 0.05, राइट। तो ये 0.05 इंटू 0.05 वॉल्यूम है, इंटू 1 मोलर, मतलब कि इतना मोल्स क्या घुसाया गया है? NaOH घुसाया गया है। तो ये NaOH इसके साथ रिएक्ट करेगा, सोडियम, सॉरी सोडियम कह रहा हूँ, एसिटिक एसिड के साथ, और बनाएगा तुम्हारा CH3COO Na। ओके, सोडियम एसीटेट बनाएगा। अब अगर देखो, अब यहाँ क्या हो रहा है ना, इसका कितना मोल था? 0.1, इसका कितना मोल है? 0.05। अब क्या होगा कि ये लिमिटिंग है, तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, और ये बचेगा कितना, तो इसका फाइनल जो कॉन्सेंट्रेशन आएगा ना, फाइनल जो इसके मोल्स होंगे, दैट विल बी नथिंग बट 0.1 माइनस 0.05, दैट विल बी 0.05। और ये बनेगा जो सोडियम एसिटेट, ये कितना बनेगा? 0.05, क्योंकि कितना बनता है अकॉर्डिंग टू द लिमिटिंग रिएजेंट। ओके, तो ये हमारे पास इतना मोल्स बन गया। अब ये दोनों चीजें सेम है, तो इनको हम ऐड करके इसका हम फाइनल निकाल सकते हैं। 0.15 प्लस 0.05 हम लोग कर देंगे, तो वो जब हम करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 0.20। तो दैट विल बी अवर फाइनल कॉन्सेंट्रेशन फॉर दिस, एंड दिस विल बी द फाइनल कॉन्सेंट्रेशन फॉर सोडियम, सॉरी एसिटिक एसिड। अब मैं पीएच फाइनल निकालूंगा, तो pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, है ना। सॉल्ट कितना है? सॉल्ट है 0.2, राइट, एंड एसिड कितना है? 0.05। अब पी के वैल्यू पहले निकाल लिया था, कितना निकाला था? 4.75 था पी के वैल्यू, राइट, 5 माइनस दिस लॉग वैल्यू,
तो 4.75 है, इसमें जोड़ेंगे लॉग, ठीक है। यहाँ दो जीरो, यहाँ एक जीरो, तो ये 20/5 log 4 हो गया। तो log 4 का वैल्यू तो वैसे ही निकाल सकता हूँ, जरूरत नहीं है कुछ करने का मुझे यहाँ पे। log 4 क्या होता है? log 4 कुछ नहीं है, log 2 का स्क्वायर है, तो ये 2 log 2 है। अब log 2 कितना होता है, किसी को याद है? log 2 होता है 0.3, तो ये 0.6 है। तो यहाँ पे ये log 4 है, यहाँ 0.6 है, तो 4.75 में मुझे कितना जोड़ना है? 4.75 में मुझे जोड़ना है अराउंड 0.6, राइट। तो अब इसको जब जोड़ूंगा तो ये आ जाएगा 5.35 आ जाएगा। अब मैं डेल्टा पीएच निकाल सकता हूँ। तो डेल्टा पीएच कितना होगा? डेल्टा पीएच होगा, पहले कितना पीएच आया था इनिशियल? 4.92 आया था, हाँ। तो अब हमें करना है 5.35 माइनस 4.92। तो मेरे पास कितना आएगा गाइस? तो 5.35 माइनस 4.92 कितना आएगा ये? 0.43 आ रहा है, ठीक है। तो डेल्टा पीएच हमारा आएगा 0.43, ये हमारा आंसर है। तो ये हमारा 0.43 राउंडेड ऑफ टू 2 डेसिमल्स, तो ये आंसर हो गया। तो इसमें इसमें बहुत टाइम लग गया, इस क्वेश्चन में मेरा 7 मिनट लगा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इज लाइक खतरनाक, टाइम ज्यादा लग गया, क्योंकि मैं थोड़ा समझा रहा था इसलिए भी लगा वैसे टाइम। बट द थिंग इज कि कॉन्सेप्ट यही है इस क्वेश्चन का कि आपके पास एक एसिड था, सॉल्ट था, आपने इनिशियल पीएच निकाला, उस एसिड सॉल्ट के मिक्सचर में, बेसिकली उस बफर में आपने बेस डाल दिया। बेस डालने के बाद क्या होगा कि बफरिंग कैपेसिटी थोड़ा चेंज होगा, तो अब फाइनल पीएच चेंज हो जाएगा। और पीएच चेंज होने के बाद आपका जो पीएच आया और इनिशियल जो पीएच था उनका डिफरेंस पूछा था। तो हमने क्या करा, हमने जितना आपने बेस डाला था उस बेस के पहले मोल्स निकाल लिए। बेस किससे रिएक्ट करता है गाइस? एसिड से। तो जब एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो फिर से वही सॉल्ट बनेगा, सोडियम एसीटेट। अब सोडियम एसीटेट के फाइनल मोल्स बढ़ जाएंगे, पर एसिटिक एसिड के मोल्स कम हो जाएंगे, क्योंकि वो बेस से रिएक्ट कर गया है, तो कुछ बचेगा। और बेस हमारा लिमिटिंग था, तो लिमिटिंग था तो जितना सोडियम एसिटेट बना वो लिमिटिंग के कॉन्सेंट्रेशन के अकॉर्डिंग बना। और फिर उसके बाद हमने क्या करा, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन फाइनल आ गया, सॉल्ट और एसिड का, हमने अगेन हेंडरसन हैसेलबैच इक्वेशन यूज कर लिया। तो दिस वाज अबाउट द कॉन्सेप्ट, ओके। आई होप दैट दिस वाज क्लियर। एंड इफ दिस इज क्लियर तो इस क्वेश्चन में अकेला मैंने 7 मिनट ले लिया है, ठीक है। तो अब एक इसको भी कर ही लेते हैं, मैथ्स का ही क्वेश्चन है हमारे पास करने लायक, ठीक है। इसको देखते हैं कितना टाइम लगेगा, इसमें बड़ा लग रहा है वैसे। Three particles ABC with masses of 100 gram, 200 gram as well as 300 gram, okay, are placed at the vertices of a triangular structure, okay। तो पहले मुझे एक ट्रायंगल चाहिए। तो अगर ये हमारा एक्सिस है, ध्यान से देखना, तो इसमें मैंने एक ट्रायंगल ओहो, क्या हुआ ये? हाँ, हम्म तो इसमें मैंने एक ट्रायंगल बना लिया, ठीक है। इस ट्रायंगल का वर्टिसेस क्या है? अगर मैं ए बी और सी मानूं तो ए तो ओरिजिन पे है, तो 0,0 है। ए का मास कितना है गाइस? 100 ग्राम। बी का मास कितना है गाइस? 200 ग्राम। सी का मास कितना है गाइस? 300 ग्राम, राइट। ये तो मास से लिखा है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है, पहली बात, साइड लेंथ है 2 मीटर। तो जो कीवर्ड्स होते हैं ना, हमेशा पढ़ते हुए ना दिमाग में सर्कल कर लो कि ये कीवर्ड है, ठीक है। जहां भी लिखा होता है इट इज नॉट ट्रू, ठीक है, और ऐसी जो चीजें होती हैं इनको पढ़ लिया करो। तो 2 मीटर है, तो ये 2 मीटर है, ये 2 मीटर है, ये पूरा 2 मीटर है, ठीक है। अब इसका अगर हम लोग यहाँ से मीडियन गिराएंगे तो यहाँ पे ये हमारा 1 मीटर आएगा, राइट। तो अब क्या करना है, ए की पोजीशन पता है, बी की पोजीशन क्या हो जाएगी गाइस? 2,0 हो जाएगी, क्योंकि एक्स एक्सिस में 2, वाई एक्सिस में 0। अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल इट लाइज पैरेलल टू द बेस, दैट इज ट्रू। हाँ, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मास एंड द पोजीशन ऑफ पार्टिकल, ओके। तो ये इसका सेंटर ऑफ मास होगा कहीं पे, राइट। सेंटर ऑफ मास को मैं पी मान लेता हूँ, तो ये मेरा अगर ओ पॉइंट है, तो यहाँ से हमें डिस्टेंस बताना है ए पी क्या होगा। तो उसके लिए पहले मुझे इसका कोऑर्डिनेट चाहिए होगा, फिर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकता हूँ। तो मैं समझिए मुझे करना क्या है। अब
कोऑर्डिनेट कैसे आएगा वो सवाल है। तो कोऑर्डिनेट आने के लिए पहले सी का कोऑर्डिनेट चाहिए होगा मुझे। सी का कोऑर्डिनेट क्या आएगा? तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है? ओ पॉइंट का। इसका कोऑर्डिनेट है 1,0। अब सी का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए पाइथागोरस लगा सकता हूँ। ये राइट एंगल ट्राइंगल जैसा दिख रहा है। तो अगर ये डिस्टेंस को मैं ओ सी को मैं बोल दूं, ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा? हाइपोटेन्यूज माइनस बेस, मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, दैट इज 3। सो ओ सी इज √3। सो सी एक्स एक्सिस में 1 मीटर आगे है, वाई एक्सिस में √3 मीटर्स ऊपर है। तो 1,√3 इसका कोऑर्डिनेट हो गया। अब जब मेरे पास इसका कोऑर्डिनेट है तो मैं सेंटर ऑफ मास लगा सकता हूँ। कैसे लगाऊंगा मैं बताता हूँ। देखो ये तुम्हारे पास थी, वेट ये क्या कर रहा है, चलते जा रहा है, हाँ यहाँ पे मास था ना, सॉरी, यहाँ ये लाइन थी। तो लाइन एक थी ओ, एक थी सी। ठीक है, ओ का कोऑर्डिनेट बोलो कितना था? 1,0। सी का कोऑर्डिनेट बोलो कितना था? 1,√3। यहाँ पे एक पॉइंट था पी। अब मुझे पी पॉइंट का चाहिए सेंटर ऑफ मास कितना होगा, राइट? ओके। तो पी पॉइंट का सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था, एक्स सेंटर ऑफ मास कितना होता है। तो सेंटर ऑफ मास किस वजह से होगा? जो तीन मासेस ट्राइंगल के वर्टिसेस पे प्रेजेंट है, एजेस पे प्रेजेंट है, मतलब वर्टिसेस पे सॉरी प्रेजेंट है, उन मासेस की वजह से सेंटर ऑफ मास कहीं आएगा। तो वो कितना आएगा? m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। सो दिस इज द थिंग। नाउ अब m1 का वैल्यू 100 था, 200 था m2 का, और इसका 300 था, राइट? तो यहाँ 100 आएगा। x1 का वैल्यू तो जीरो ही होगा क्योंकि a का कोऑर्डिनेट है। फिर m2 का वैल्यू 200 आएगा। x2 का कोऑर्डिनेट कितना होगा? x एक्सिस में b 2 मीटर आगे था। m3 का कोऑर्डिनेट ये मास 300 होगा। उसका x में कोऑर्डिनेट कितना था? सी पॉइंट का हमारे 1 था, राइट? और यहाँ पे 100 प्लस 200 प्लस 300, तो ये 600 हो गया। तो 400 प्लस 300 कितना होता है? 700। 700 डिवाइडेड बाय 600, बोले तो 7/6। ये आ गया एक्स सेंटर ऑफ मास। अब हम लोग निकालेंगे वाई सेंटर ऑफ मास। सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, m1y1 प्लस m2y2 प्लस m3y3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। तो इसका समीशन तो 600 ही रहने वाला है। m1 का वैल्यू बोलो 100, y1 का वैल्यू बोलो 0। ये क्या हो गया? y1 का वैल्यू बोलो 0। m2 का वैल्यू बोलो 200। y2 का वैल्यू बोलो कितना होगा? y2 का वैल्यू बोलो, y2 का वैल्यू बोलो 0 होगा ना, क्योंकि b पॉइंट तो वहां लाई कर रहा है, तो ये 0 हो गया। अच्छा, m3 का वैल्यू बोलो 300। y3 का वैल्यू बोलो √3। तो कितना आया गाइस? ये 0 हो गया, ये हो गया 300 तो ये आ गया y सेंटर ऑफ मास √3/2। तो हमें इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल गया है अब। कितना मिला है? 7/6 कॉमा, हाँ, √3/2। अब मुझे एपी लाइन का बताना है। अब ए कोऑर्डिनेट इज एट 0,0, राइट? तो एपी जो डिस्टेंस होगा ना, एपी जो डिस्टेंस होगा, दैट डिस्टेंस इज नथिंग। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना होगा, तब समझ में आएगा, ठीक है? तो अब x2 माइनस x1 करेंगे। x2 क्या है आपका? 7/6 का स्क्वायर हो रहा है एक तरीके से, 7/6 माइनस 0 मतलब 7/6 का स्क्वायर। y2 इज √3/2 एंड दिस इज 0, तो √3/2 का स्क्वायर। अब मुझे इनका स्क्वायर करना होगा, ठीक है? तो मैं स्क्वायर कर लेता हूँ, क्या ही दिक्कत है। 49 डिवाइडेड बाय 36 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4। ओके, तो अब इसको मुझे सॉल्व करना होगा, राइट? कहाँ सॉल्व करें? एक पेज ऐड कर ले, ठीक है? तो ए पे कितना आएगा? अब देखो, 36 एलसीएम होगा पहले तो। 36 एलसीएम होगा, और 49 प्लस 4 9 3 27। तो 49 प्लस 27 आया, राइट? 9, हाँ ठीक है। सो अब कितना आया ये मुझे बताओ? 76 डिवाइडेड बाई 36। इसको कोई सॉल्व करेगा मेरे लिए? तो पहले क्या करेंगे हम? 76 करेंगे, डिवाइड करेंगे 36 से, एक आंसर आएगा। उस आंसर का हमें रूट लगाना है, तो रूट का बटन दबाएंगे तो आएगा 1.45। तो ये हमारा आ गया 1.45, ठीक है? 6 मिनट लग गए इस क्वेश्चन में भी। 1.45, तो मेरा आंसर कितना आया? 1.45, ठीक है? तो इस क्वेश्चन में 6 मिनट लग चुका है, 6 मिनट 30 सेकेंड मान लो, ठीक है? 1.45 आया। ओके, तो ऑलमोस्ट हो गया है। सेकेंड फेज में इतना रखते हैं, ठीक है? कि उसके बाद तो फिर एक क्वेश्चन है जो हमने पढ़ा ही नहीं है टेक्निकली, बाकी हमने आई थिंक सब कर लिया है ना।
हमने अभी क्या 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 सॉल्व करा, हमने हमने अभी एक तो हमने ये क्वेश्चन करा, है ना, 3 मिनट 40 सेकेंड। फिर हमने ये क्वेश्चन करा, 3 मिनट वो था, 6 मिनट, 9 मिनट, 10 मिनट मान लो, 10 मिनट यहाँ लगा दिया मैंने। ठीक है। और मैंने क्या करा, और मैंने ये कर दिया 7 मिनट में, तो मैंने कितना लगा लिया, मैंने लगा लिया 7 मिनट यहाँ, तो 17 मिनट मैंने लगा दिए, है ना। और ये क्वेश्चन भी करा हमने, राइट। हाँ, ये क्वेश्चन अभी करा है। तो 17 और 3 20, ओके। ठीक है, 20 मिनट ऑलमोस्ट, ओके फाइन। तो हमने यहाँ पे 20 मिनट्स उठा लिए। ठीक है, 20 मिनट्स में हम लोगों ने बचा हुआ आई थिंक 4 क्वेश्चन कर लिए हैं, दैट इज फाइन, क्योंकि क्वेश्चंस भी लेंदी थे, आपने देखा होगा। अब थर्ड फेज में मेरे पास एक क्वेश्चन बचा है आई थिंक, है ना। ये वाला बचा है, बाकी मैंने सब कर लिया, देखो बाकी सब हो चुका है ना। तो फाइनल क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। फाइनल क्वेश्चन के लिए हमारे पास, हमने पढ़ा भी नहीं हो क्वेश्चन, क्योंकि मैंने कहा लेंदी है, डायग्राम बना है, तो उसको मैंने छोड़ दिया फाइनल के लिए। ठीक है, अब पढ़ के देखते हैं सच में लेंदी है कि बस डराने के लिए बनाया था। वेक्टर शोन इन द फिगर, पहले तो इसको थोड़ा एडजस्ट करते हैं, हाँ। Vector shown in the figure has promoter and RBS sequence in the 300 base pair region between the restriction sites for the enzyme X and Y. There are no other sites for X and Y. Okay. In the vector, the promoter is directed towards the Y side. तो अब देखो यहाँ पे क्या है, आपको वेक्टर दिया है 3 KB का, 300 बेस पेयर का आपके पास रीजन है, एक्स और वाई रेस्ट्रिक्शन साइड के बीच में। हम क्या कर रहे हैं, हम प्रमोटर वाई साइड की तरफ है। ठीक है, और एटीजी यहाँ से स्टार्ट होगा, ये आपका ओपन रीडिंग फ्रेम, ये आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जीओआई। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं, जीन ऑफ इंटरेस्ट, ओके। इंसर्ट कंटेनिंग ओनली एंड ओआरएफ प्रोवाइड्स 3 फ्रैगमेंट्स आफ्टर डाइजेशन विद बोथ एंजाइम्स। तो इंसर्ट को अगर आप लोग दोनों एंजाइम से काटोगे एक्स और वाई से, तो आपको 3 फ्रैगमेंट मिलेंगे, एक ये फ्रैगमेंट होगा, एक ये फ्रैगमेंट होगा, एक ये बड़ा वाला फ्रैगमेंट होगा 700 का। ओके, यहाँ तक तो हमें समझ आ रहा है। ओ आर एफ इज क्लोन इन द करेक्ट ओरिएंटेशन यूजिंग रेस्ट्रिक्शन साइट वाई। तो हमने क्या करा, वाई से काटा इस इंसर्ट इस जीन को, वाई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटा, यहाँ पे भी वाई से काटा, और वाई से काट के जो स्टिकी एंड्स हुए ना, इस ओ आर एफ को उठा के यहाँ लगा दिया। तो अब मैं एक डायग्राम बनाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ये मैंने मान लो एक गोला बनाया, इस गोले में यहाँ पे एक्स है, क्या वेक्टर है, मतलब गोला बोले तो वेक्टर, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये 300 बेस पेयर आगे की दूरी पे मैंने क्या करा, एक यहाँ पे वाई साइड होनी चाहिए थी, बट अब काट दिया है तो वाई साइड रही नहीं, तो मैं वाई प्राइम लिखूंगा। और उससे 300 बेस पेयर दूरी पे एक एक्स साइड होगी, उससे 200 बेस पेयर की दूरी पे एक क्या होगी, एक और एक्स साइड होगी, और उससे 700 बेस पेयर की दूरी पे, 700 बेस पेयर की दूरी पे एक और वाई प्राइम साइट होगी। अब मुझे बोलो कि ये जो बचा हुआ वेक्टर है ये कितना हुआ फिर। ठीक है, तो पहले तो समझो यहाँ पे बचा हुआ वेक्टर कितना था, यहाँ पे था 2700 बेस पेयर का, क्योंकि 3000 बेस पेयर ये है, 3000 में से 300 गया 2700, राइट। तो 2700 बेस पेयर का ये जो मेरा वेक्टर है ये हो रहा था, ओके। ठीक है, अब वो हो रहा था 2700 का, तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये वाला पार्ट हो गया 2700 बेस पेयर। अब मेरे को बताओ कि अगर मैं लार्जेस्ट फ्रैगमेंट का साइज बताना है अगर एक्स से काटा, तो अगर मैं एक्स एंजाइम से काटूंगा, तो देखो काटने वाला कलर हम लोग ग्रीन बना देते हैं, तो ग्रीन फ्लैग जनरली काटते नहीं है, बट ठीक है काट रहे हैं यहाँ पे, तो ग्रीन ने काट लिया। ठीक है, ग्रीन वाले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक्स ने काटा, तो एक्स ने जब काटा तो यहाँ पे कटा, यहाँ पे कटा, और ये हो गया। अब देखो यहाँ पे तुम्हारे पास क्या है, तो 300 बेस पेयर का ये है, 300 बेस, ओके ये क्या लिखा है मैंने, ये 200 लिखना चाहिए था ना मुझे, नहीं, एक, हाँ सॉरी ये 300 ही है। हाँ, 300। तो मेरे पास एक आया, एक फ्रैगमेंट होगा 300 प्लस 300, दैट इज 600 बेस पेयर का। एक फ्रैगमेंट कितना होगा मेरे पास, ये वाला। ठीक है, एक ये होगा, एक ये होगा, 200 बेस पेयर का। और एक फ्रैगमेंट मेरे पास कितना होगा गाइस, एक होगा 700, ये वाला क्या है, यहाँ से कटा है एक, और एक यहाँ से कटा है, तो एक 700 होगा, 700 में 2700 जोड़ना होगा मुझे। तो 700 प्लस 2700 कितना होता है, 3400। तो 3400 बेस पेयर इज द लार्जेस्ट फ्रैगमेंट, क्योंकि ये सबसे बड़ा है इनमें से। तो ये मेरा आंसर हो गया 3400, 3 मिनट 30 सेकेंड्स, ओके।
तो लास्ट में अगर हम हिसाब किताब जोड़ें तो एक क्वेश्चन बचा हुआ हम लोगों ने करा 3 मिनट 30 सेकेंड्स में। तो टोटल अगर आप लोग टाइम देखोगे ना तो 30 मिनट 33 मिनट्स। ओके, तो मान लो आपने 35 मिनट्स में पूरा सेक्शन सी सॉल्व कर लिया अपने पेपर का। सोच रहे हो इतना प्रोडक्टिव हो सकते हो? अगर तुम फेज वाइज क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना तो तुम बहुत प्रोडक्टिव हो जाओगे। तुम मतलब पहले तो वो क्वेश्चंस कर लोगे जो क्वेश्चंस में तुमको ऐसा लग रहा है कि मतलब तुम्हें अगर बाद में उन्हें पढ़ते एंड टाइम में, एंड के 10 मिनट जो बचे हैं उसमें पढ़ते, तो तुम्हें लगता है कि यार मैंने क्यों नहीं करा इसको पहले, तो वो रिग्रेट खत्म हो जाएगा फेज वाइज करने में। दूसरा फायदा ये होगा कि जैसे तुमने सेकंड वाला फेज होगा उसमें तुम्हारा टाइम थोड़ा ज्यादा जाएगा क्योंकि उसमें तुम लेंदी क्वेश्चंस छोड़ दिए। ठीक है, तो देखो मेरे को 20 मिनट लगा 4 क्वेश्चन के लिए, यहाँ मैंने 10 मिनट में 5 क्वेश्चन कर लिया। तो इस तरीके से तुम्हारा नंबर ऑफ क्वेश्चंस भले ही कम हो उसमें, लेकिन तुम्हें कॉन्फिडेंस ये रहेगा कि तुमने मुश्किल वाले भी कर लिए हैं। और फिर तुम्हारा थर्ड फेज आएगा। ठीक है, तो जब तुम पूरा पेपर सॉल्व कर रहे हो ना, जब तुम पूरा पेपर सॉल्व कर रहे हो, तुम्हारे पास पेपर में कितना है, 180 मिनट्स है तुम्हारे पास। ठीक है, तो अगर मैं 180 मिनट्स में से मान लो कि ये तो मैंने चलो सारे फेजेस को जोड़ दिया। ठीक है, कि अगर कोई बच्चा सेक्शन वाइज सॉल्व करता है पेपर, जो कि मैं नहीं बोलूंगा कि सेक्शन वाइज मतलब थोड़ा सा तुमको दिक्कत होगा, बट मैं बोलूंगा कि अगर तुम ऐसे कर रहे हो सेक्शन ए बी सी एमसीक्यू एमएसक्यू और नैट, ठीक है, तो पूरा 180 मिनट्स में से अगर तुम मान लो सेक्शन सी का फेज 1 2 3, ठीक है, तीनों में तुम लोगों ने कितना टाइम स्पेंड किया, 35 मिनट स्पेंड किया। मान लो कोई बच्चा 40 मिनट स्पेंड करता है, ठीक है, 40 मिनट स्पेंड किया, तो 40 मिनट स्पेंड किया, अभी तुम्हारे पास 140 मिनट्स बचा हुआ है। तुम सोच रहे हो अब उस 140 मिनट्स में यहाँ तो तुम्हारे पास 10 ही क्वेश्चन है, एमएसक्यूज हैं वो भी। तो मान लो तुम उसको कितना ही टाइम दोगे, तो मान लो उसको 30 मिनट्स भी दे दिए। ठीक है, तो तुम्हारे पास कितना बचा, तुम्हारे पास अभी भी 110 मिनट्स बचा है यहाँ के क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, तो तुम्हारे पास सफिशिएंट टाइम है, मतलब कि तुम आराम से कर सकते हो सेक्शन ए। ठीक है, फेजेस में जब जा रहे हो, तो मतलब फेजेस में जब तुम सॉल्व कर रहे हो तुम्हारा टाइम बचेगा, क्वेश्चन एक्यूरेसी भी ठीक रहेगा, और कुछ छूटेगा नहीं पेपर में, सब करके आओगे। ठीक है, तो कोई कॉन्सेप्ट में अगर दिक्कत हो तो तुम कमेंट कर देना, उसके ऊपर सेपरेट वीडियो बन जाएगा। तुम्हें अगर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन समझना है मुझसे, या फिर तुम्हें मुझसे ट्रिग्नोमेट्री समझना है, या कोई भी चीज़ समझना है जो आज के इन क्वेश्चंस में तुम्हें डाउटफुल लगा हो, सेंटर ऑफ मास से समझना है, तो उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो मैं बना दूंगा। ठीक है, तो वो तुम कमेंट कर देना। और ये सीरीज अपन जारी रखेंगे, नैट क्वेश्चंस नहीं तो अगली बार हो सकता है एमएसक्यूज के लिए स्टार्ट कर दूं। ठीक है, सो स्टे ट्यून टू द चैनल एंड हाँ, पढ़ते रहो। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। ओके।